हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट मनीष सर की क्लासेस। आज हम मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। राइट अ नोट इन डिटेल ऑन मेटाफिजिकल पोइट्री। आंसर: द टर्म मेटाफिजिकल has been derived from two Greek words, meta and physics. The word meta means beyond and physics means physical nature. Metaphysical word ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड या फिर परे, और फिजिक्स का अर्थ होता है फिजिकल नेचर, मीन्स भौतिक प्रकृति। द पोइट्री दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस एंड एक्सप्लोर्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोइट्री। वो पोइट्री जो सेंसेस के फिजिकल वर्ल्ड को यानी कि इंद्रगम्य भौतिक संसार से परे हो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स आध्यात्मिक संसार को एक्सप्लोर करे, ऐसी पोइट्री को ही मेटाफिजिकल पोइट्री कहा जाता है। In English literature, metaphysical poetry has its origin in the Jacobean age, 1603 to 1625, King James I's ruling time. English literature में metaphysical poetry की शुरुआत जैकोबियन एज में हुई थी, जो किंग जेम्स फर्स्ट का शासनकाल रहा था, 1603 से लेकर 1625 तक। The term metaphysical was first used by Dr. Johnson, who borrowed it from John Dryden's phrase about John Donne, he affects the metaphysics. Metaphysical term का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने किया था। उन्हें इसकी हिंट जॉन ड्राइडन के उस कमेंट से मिली थी जो ड्राइडन ने डन की पोइट्री को लेकर किया था, और उन्होंने कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, मीन्स डन की पोइट्री मेटाफिजिक्स को प्रभावित करती है। डॉक्टर जॉनसन अप्लाइड द टर्म मेटाफिजिकल टू द ग्रुप ऑफ 17th century British poets in his book Lives of the Most Eminent English Poets. This group of poets, which is known as metaphysical school of poetry, includes the poets like John Donne, George Herbert, Richard Crashaw, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वॉन एटसेट्रा। जॉन डन ने मेटाफिजिकल वर्ड का प्रयोग 17वीं शताब्दी के कवियों के उस समूह के लिए किया था जिन्हें मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के नाम से जाना गया। इस स्कूल के प्रमुख कवियों के नाम थे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॉशॉ, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वॉन एटसेट्रा। These poets composed unconventional poetry which was quite different from that of Spenser. In metaphysical poetry, as Dr. Johnson has pointed out, the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. इन कवियों ने अनकन्वेंशनल यानी कि गैर रूढ़िवादी पोइट्री लिखी जो स्पेंसर की पोइट्री से बिल्कुल अलग थी। मेटाफिजिकल पोइट्री में, जैसा कि डॉक्टर जॉनसन ने भी पॉइंट आउट किया है, दो अलग अलग किस्म के आइडियाज को जबरदस्ती हिंसा का प्रयोग करके साथ लाया जाता है। जॉन डन इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज डोजेज ऑफ विट, blend of emotion and reason, weird comparisons or conceits, new thoughts and expressions, spiritual themes, etc. जॉन डन को मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का जनक माना जाता है और मेटाफिजिकल पोइट्री की प्रमुख विशेषताएं हैं लॉन्ग डोजेज ऑफ विट। इसमें कवि हमें लॉन्ग डोजेज ऑफ विट देता है और अपनी नॉलेज का दिखावा करता है। इसमें इमोशन और रीजन को मिक्स करके दिखाया जाता है और इस तरीके की पोइट्री में फार फेच्ड कंपैरिजंस किए जाते हैं और नए आइडियाज को नए तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। और सामान्यतः इस तरीके की पोइट्री में स्पिरिचुअल थीम्स को ही फॉलो किया जाता है। इट ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
display of learning. The metaphysical poets were poets of learning, and to show their learning was their chief aim. In metaphysical poetry, we come across obscure references which the poet uses to show his vast knowledge. In these lines, we are told that metaphysical poets of learning थे, अर्थात वे ज्ञानवान कवि थे और अपने ज्ञान का दिखावा करना ही मेटाफिजिकल पोइट्स का प्रमुख उद्देश्य था। मेटाफिजिकल पोइट्री में हम ऑब्सक्योर रेफरेंसेस को देखते हैं और इन ऑब्सक्योर रेफरेंसेस यानी कि अस्पष्ट संदर्भों का प्रयोग भी कवि अपनी वास्ट नॉलेज को दिखाने के लिए करता है। द पोइट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफन मेक द यूज ऑफ एंटीथेसिस। They mix ordinary speech with paradoxes and pun. It makes their poems difficult to understand. Metaphysical school के poets अक्सर antithesis का प्रयोग करते हैं और इस स्कूल के poets ordinary speech के साथ paradox और pun को भी मिक्स कर देते हैं और इसी वजह से इनकी poems common readers के समझने के लिए थोड़ी कठिन हो जाती हैं। In his fine sonnet, Death Be Not Proud, John Donne hates death and says, one short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die. अपनी सोनेट Death Be Not Proud में डेथ के प्रति अपनी हेट्रेड को प्रकट करते हुए जॉन डन कहता है, एक छोटी नींद गुजर जाती है, हम हमेशा के लिए जाग जाते हैं और फिर मृत्यु और ज्यादा नहीं रहेगी, मृत्यु तुम मर जाओगी। इमोशन एंड रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री इज टू ब्रिंग इमोशन एंड रीजन टुगेदर। इन हिज पोएम्स डन डील्स विद द इमोशन ऑफ लव एंड सेपरेशन। मेटाफिजिकल पोइट्री की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इमोशन और रीजन को एक साथ लाना। अपनी पोएम्स में डन लव और सेपरेशन से संबंधित इमोशंस को शो करता है। प्रेजेंट इन एब्सेंस इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएम्स। इन द ओपनिंग स्टैंजा द पोएट चैलेंजेज द स्पिरिट ऑफ एब्सेंस एंड सेज that it cannot separate him from his beloved. Present in absence जो डन की सबसे प्रसिद्ध मेटाफिजिकल पोएम्स में से एक है। इस पोएम के शुरुआती स्टैंजा में पोइट एब्सेंस की स्पिरिट को चुनौती देते हुए कहता है कि वह उसे उसकी बिलवेड से सेपरेट नहीं कर सकती। He says that the power of absence lies in bringing distance and separation between two lovers, but he gives no importance to place and power of time because his love with his beloved is not an ordinary love based on the union of two bodies, but a spiritual love based on the union of souls. जॉन डन कहता है कि एब्सेंस अपनी पावर का प्रयोग करते हुए दो प्रेमियों के बीच में डिस्टेंस और सेपरेशन लाने का काम करती है, लेकिन उसका और उसकी बिलवेड का लव एक ऑर्डिनरी लव नहीं है, बल्कि ये तो स्पिरिचुअल लव है और स्पिरिचुअल लव में डिस्टेंस और सेपरेशन को कोई महत्व नहीं दिया जाता। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम गो लाइक दिस। एब्सेंस हियर दाउ my protestation against thy strength, distance and length. Do what thou canst for alteration. For hearts of truest metal, absence doth join and time doth settle. अनुपस्थिति मेरा विरोध तुम्हारी स्ट्रेंथ, डिस्टेंस और लेंथ को लेकर है। तुम हमारे प्रेम में बदलाव लाने के लिए जो चाहो वो कर लो, फिर भी तुम कुछ कर नहीं पाओगी। ट्रूएस्ट मेटल वाले हृदयों के लिए एब्सेंस भी जोड़ने का काम करती है और टाइम भी
प्रॉब्लम्स को सेटल करने का काम करता है। यूज ऑफ कंसीट्स। कंसीट इज अ फार-फेच्ड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील विट। डन मेक्स एन abundant यूज ऑफ कंसीट्स। दो अलग अलग प्रकार की चीजों में होने वाले फार-फेच्ड कंपैरिजन को ही कंसीट कहा जाता है। कंसीट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग करके पोइट अपनी विट को प्रकट करता है, और डन अपनी पोइट्री में कंसीट्स का खूब प्रयोग करता है। अपनी एक लोकप्रिय कविता द फ्ली में फ्ली स्पीकर बन जाती है, उसकी बिलवेड बन जाती है, मैरिज बेड बन जाती है और मैरिज टेम्पल भी बन जाती है, क्योंकि इस मक्खी ने पहले कवि को काटा था और फिर उसकी बिलवेड को। इसीलिए तो कवि कहता है दिस फ्ली इज यू एंड आई एंड दिस आर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। ये मक्खी आप हो, मैं हूं, और ये मक्खी ही हमारा मैरिज बेड है, और वो मंदिर भी यही मक्खी है जिसके अंदर हमारी मैरिज हुई है। न्यू थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। मेटाफिजिकल पोइट्री is purely intellectual and it makes an appeal to the intellectuals. It presents new thoughts in a unique manner. Metaphysical poetry purely intellectual poetry है जो intellectuals को अपील करती है। इसमें नए विचारों को बड़े ही यूनिक तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। In his poem A Valediction Forbidding Mourning, John Donne compares the souls of true lovers with the pair of compasses. He says that the moving leg represents him and the fixed one represents his beloved. अपनी पोयम A Valediction Forbidding Mourning में जॉन डन ट्रू लवर्स की आत्माओं की तुलना पेयर ऑफ कंपसेस से करता है। वह अपने आप को मूविंग लेग और अपनी बिलवेड को फिक्स्ड लेग से कंपेयर करता है। He says, if they be two, they are two so as stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. इस स्टैंजा से ठीक पहले वाले स्टैंजा में पोइट अपने और अपने बिलवेड की टू बॉडीज को वन सोल कह के पुकारता है, लेकिन यहां पर वो कहता है अगर हमारी आत्माएं दो भी हैं तो वो इस प्रकार की दो हैं जैसे प्रकार की दो लेग्स होती हैं। तुम्हारी सोल फिक्स्ड फुट है जो हिलने का शो अप तो नहीं करती, परंतु हल्का सा बेंड जरूर होती है जब दूसरी वाली मूव कर रही होती है। कॉमन थीम्स। मेटाफिजिकल पोइट्री इज स्पिरिचुअल and has often religious themes. It focuses on love as the union of souls. Metaphysical poetry आध्यात्मिक होती है और इसमें ज्यादातर रिलीजियस थीम्स ही देखने को मिलती हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री लव को यूनियन ऑफ सोल्स के रूप में दिखाती है। इन एडिशन many of the poems explored the theme of carpe diem. Seize the day, marvels to his coy mistress is built on carpe diem theme. इसके साथ साथ बहुत सारी मेटाफिजिकल पोएम्स में हमें कार्पे डियम थीम भी देखने को मिलती है। कार्पे डियम का अर्थ होता है सीज द डे, अर्थात भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान का आनंद लेना। मार्वेल की टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस कार्पे डियम थीम पर ही लिखी गई एक मेटाफिजिकल पोएम है, एंड इट ओपन्स विद द लाइंस, हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम, दिस क्वाइनस लेडी वर नो क्राइम। अगर हम पर बहुत ज्यादा समय होता तो ये क्वाइनस यानी कि तुम्हारा सरमाना लेडी कोई अपराध नहीं होता। Here we find a lover who urges his lady love to make love at her youth. The shy mistress remains away from the immediate response, but the lover
builds the logic of syllogism and concludes that the only way of courtship is enjoying life while ones are young. यहां हमें एक लवर देखने को मिलता है जो अपनी लेडी लव से अपील करता है कि उन्हें अपनी युवावस्था को बेकार नहीं जाने देना चाहिए और इसी युवावस्था में उन्हें प्रेम करना चाहिए। जब बिलवेड शाइनेस फील करती है और कोई भी इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं देती तो लवर लॉजिक देते हुए अपनी बात को समझाता है। इन अ नटशेल वी कैन से दैट मेटाफिजिकल पोइट्री इज इंटेलेक्चुअल as well as emotional. T.S. Eliot, in his influential essay The Metaphysical Poets 1921, says that the works of these men embody a fusion of thought and feeling that later poets were unable to achieve because of dissociation of sensibility, which resulted in works that were either intellectual और इमोशनल बट नॉट बोथ एट वंस। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री इंटेलेक्चुअल पोइट्री होती है और इमोशनल पोइट्री भी। टी.एस. एलियट ने अपनी प्रभावी निबंध द मेटाफिजिकल पोइट्स में लिखा है, मेटाफिजिकल पोइट्स के वर्क्स में हमें थॉट और फीलिंग दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है जो बात के पोइट्स में हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता। इट्स टाइम टू से गुड बाय फ्रेंड्स। फिर से मुलाकात होगी एक यूजफुल लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।